Welcome to my class Maths with AB. In this class, we are going to study about chapter 1 real numbers. है ना? So, before going to the topic Euclid's division algorithm, we have to study some few numbers like natural numbers, whole numbers, prime, composite, co-primes, integers, and rational and irrational, and even and odd. ठीक है? ये सारी चीजों के बारे में अपन अभी एक सिंपल नॉलेज ले लेते हैं. सपोज लेट्स टेक नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपन जनरल काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना? जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू एन. कोई भी नंबर्स जब तक अपना इंफिनिटी नहीं आता, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स आएंगे सारे क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे. ठीक है? तो ये क्या होता है, कभी भी अपना फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा. ये सारे सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे होंगे. ठीक है? डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होंगे. तो अब हम जान लेते हैं होल नंबर्स क्या होता है. होल नंबर्स होता है जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के होल नंबर्स बनता है. जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के होल नंबर्स बनता है. जीरो और नेचुरल नंबर्स. ठीक है? ये सारे होल नंबर्स हो गए. अब हम जान लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स जान लिए, होल नंबर्स जान लिए, प्राइम नंबर्स देखते हैं क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल डिविजिबल किससे होता है? डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. कोई भी नंबर होगा जो सिर्फ वन से डिवाइड होगा और जो खुद से डिवाइड होगा, उसे क्या कहेंगे अपन? प्राइम नंबर. लेट्स टेक टू. जो वन होगा ना, वन प्राइम नंबर नहीं होगा. अपना प्राइम नंबर चालू होगा टू से. टू थ्री. क्या फोर प्राइम नंबर होगा? फोर नहीं हो सकता है, क्योंकि फोर में वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, फोर से भी. तो यहाँ क्या दिख रहा है अपन को? वन से एंड इटसेल्फ से तो हो रहा है, साथों साथ दूसरे से हो रहा है. तो ये अपना प्राइम नहीं होगा, ये अपना क्या होगा? कंपोजिट नंबर में आएगा. तो थ्री के बाद अपना फाइव देखते हैं. फाइव से वन और फाइव से होगा. सिक्स होगा दूसरे से भी, तो अपन सेवन ले लेते हैं. सेवन के बाद एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, और टेन नहीं होगा, फिर इलेवन होगा, फिर थर्टीन होगा. इसी तरीके से थर्टीन के बाद क्या होगा? अपना 17 होगा. तो ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेगा. जो सिर्फ वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो क्या कहेंगे अपन? प्राइम नंबर. अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जैसा कि अभी हमने देखा कि वन से भी हो रहा है, इटसेल्फ से भी हो रहा है, और दूसरे किसी नंबर से भी हो रहा है. सपोज अपन लेते हैं 99. 99 किससे किससे हो सकता है? वन से हो सकता है, थ्री से हो सकता है, नाइन से हो सकता है, 11 से हो सकता है, और भी कई जिनसे भी हो अपन, है ना? तो वन से भी हो रहा है, 99 से भी हो रहा है, और उसके अलावा बाकी किसी नंबर से भी हो रहा है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं. एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय वन इटसेल्फ एंड आल्सो बाय एनी अदर नंबर, इसे क्या कहेंगे अपन? कंपोजिट नंबर. सो एग्जांपल्स देख लेते हैं. 4 6 8 9 10 12 15 14, ऐसी सो ऑन. कोई भी नंबर्स आते जाए जो वन से इटसेल्फ से और किसी और से भी डिवाइड हो. अब हम जान लेते हैं साथों साथ कोप्राइम्स क्या होता है. कोप्राइम्स जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर कोई नंबर जो वन और इटसेल्फ से होता है वो प्राइम होता है, वन इटसेल्फ के साथ साथ किसी और से होता है वो कंपोजिट होता है. तो कोप्राइम्स क्या होता है? कोप्राइम्स जब अपन बात करेंगे तो कोप्राइम्स मतलब हम दो दो नंबर्स की बात करेंगे. सपोज फाइव और सेवन ले लिए. वैसे तो इनके जो ये वन से भी होगा, फाइव से भी होगा, ये भी वन से होगा, सेवन से होगा, बट इनके बीच में जो कॉमन होगा वो सिर्फ वन होना चाहिए. मतलब कि सिर्फ वन से डिवाइड हो, दोनों के बीच में जो कॉमन डिविजिबल हो वो सिर्फ वन हो. इसीलिए अपन इसे कोप्राइम्स कहेंगे. सपोज ये अभी प्राइम प्राइम नंबर्स लिए, हम प्राइम और कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स ले लेते हैं. सपोज फोर और नाइन ले लेते हैं. फोर और नाइन में वन और फोर से, वन और टू और फोर से होगा, ये वन थ्री और नाइन से होगा, बट कॉमन क्या है? सिर्फ वन है. इसीलिए ये हो गया कोप्राइम्स. तो कोप्राइम्स के बारे में भी आप जान लिए. तो कोप्राइम्स के बाद अभी हम जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, सपोज अपन ने लिख दिया यहाँ होल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू एन. बट ये सारे होल नंबर्स हो गए.
बट अभी तक हमने क्या जाना, हमने सिर्फ जाना पॉजिटिव नंबर्स के बारे में जाना। अब हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं, -1, -2, -3, -4। क्योंकि बिना नेगेटिव नंबर्स के अपनी जो भी काउंटिंग अपन कभी करते हैं, डिफरेंस करते हैं, अगर अपन 5 में से 4 करते हैं तो 1 आ जाता है, पर 4 में से 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जब तक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते तो हमारा आंसर आता ही नहीं। इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हमने जाना, तो वहां से निकल के आया नेगेटिव नंबर्स निकल के आया। तो इसी तरीके से हम इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। जितने भी नंबर जीरो के बाद आते हैं, जीरो के बाद आपको याद रखना है, जीरो के बाद, क्योंकि जीरो नहीं है नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो जीरो के बाद वाले होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, जीरो के पहले वाले होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अभी हमने ये सब जाना, है ना? तो ये सारे जितने भी अभी तक नंबर्स आए हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जान लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q को क्या अपन कंडीशन दी गई है, q को अपन जीरो के बराबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर q को हम जीरो के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर इंफिनिटी हो जाता है ना? सो इसे हम क्या कहते हैं, क्यू को अपन जीरो नहीं रख सकते हैं। तो सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 1/5, है ना? 5/2 ले लिए, और ले लिए अपन एग्जांपल 100/1000 ले लिए, कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लिए। तो अब हमने ये देखा कि ये अपन ने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, बट अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है? हमारे पास कंडीशन आती है दो। दो कंडीशन क्या आती है? पहली टर्मिनेटिंग कंडीशन आए। अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिखा सारी टर्मिनेटिंग कंडीशन के हैं, है ना? क्योंकि अगर हम इसे डेसिमल से हटाया जाए तो 1/5 किए तो 0.0 आया, फिर जीरो लगाए, नहीं, फिर अपने 2 किए तो 5 2 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 0.2 आ गया। सेकेंड वाली कंडीशन लेते हैं तो आ जाएगा 2.5 हो जाएगा। थर्ड वाली कंडीशन आएंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो ये अपनी क्या हुई, डेसिमल के बाद रुक गया, डेसिमल के बाद रुक गया, डेसिमल के बाद रुक गया। तो मतलब कोई भी अपना नंबर हो गया जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट्स कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपने टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अगर सेकंड कंडीशन लिया जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। यहाँ पे दो कंडीशन आती, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना? बट रिपीटिंग मतलब अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया टर्मिनेटिंग के, तो अपन नॉन टर्मिनेटिंग का लेते हैं, 1/3 ले लिए। 1/3 क्या हो गया, 0.3333333। ये क्या हो गया, ऐसे रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ ये रुक नहीं रहा है, आपको दिख रहा है ये रुक नहीं रहा है, ये जाते रहेगा, है ना? बट क्या दिया हुआ है, बट रिपीटिंग दिया, मतलब नंबर रिपीट करेगा, नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर रिपीट करते रहेगा। सपोज एक एग्जांपल और हो गया अपना 0.10101010 100 100 100 बट अगर दिया है अपने पास 0.10 100 तो ये क्या होगा, ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये आएगा इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने जान लिया क्या, रैशनल नंबर के बारे में। हम अब क्या जानते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और अगर उसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
अभी जैसा कि हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अभी हम क्या देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देख रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, तो इसमें क्या था कि रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर चेंज हो रहे हैं। और कोई एग्जांपल ले लिए, 0.341896213489, ऐसा ये जाते जा रहा है, ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है और अपना टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हमने लिख दिया। सपोज अगर हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हो गए अपने, पाई हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर है, √3 हो गया, जितने भी रूट के नंबर्स आएंगे, जितने भी रूट के नंबर्स आएंगे जिन्हें हम कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। सपोज √2 हो गया, √5 हो गया। क्या √4 इरेशनल है? √4 इरेशनल है क्योंकि √4 का कंप्लीट रूट निकलता है, जो कि क्या होता है, 2 होता है। सो √6 हो गया, √7 हो गया, ऐसे ऐसे जाते रहेगा ना। तो कंप्लीट रूट जिसका ना निकलता हो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। सो अब इरेशनल रैशनल जान लिए, इरेशनल जान लिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स वो होता है, रैशनल और इरेशनल को मिला के हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो तो अभी हमने ये सब भी जान लिया। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स भी पढ़े थे। तो अगर हम q के q इज इक्वल टू 1 लिख दिए, तो क्या हमने जो इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या जाना था कि p/q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। और इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4, -1 -2। सो 1/1 2/1 3/1 4/1 अपन अगर लिखते हैं, तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर होता है? हाँ, ये सारे हमारे रैशनल, मतलब सारे इंटीजर्स जो है वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये भी अपन ने देख लिया। इवन और तो आपको पता होगा, इवन मतलब जो कि 2 से डिवाइड होता है, ऑड मतलब जो कि 2 से नहीं डिवाइड होता है। सपोज इवन का एग्जांपल्स क्या हो गए, इवन के एग्जांपल्स हो गए 2 4 6 8। ऑड के एग्जांपल्स क्या हो गए, 3 5 7 9, ऐसे हो गए। ठीक है, तो हमने अभी सारे नंबर्स के बारे में जान लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। Okay, so let's start with the main topic of this exercise. In this topic, it's given about Euclid's division algorithm. So हमें बेसिकली क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या काम के लिए होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया गया है। तो एचसीएफ के बारे में आप तो जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने अर्लियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज अपन निकालते हैं 27 और 24 का। अपन ने पहले कैसे पढ़ा है, 27 को अपन ने निकाला, 3 3 9 27, 3 3 3 1। यहाँ क्या हो गया, 27 का क्या आ गया, 3 × 3 × 3, ये आ गया। अब हम निकालते हैं 24 का। सपोज 24 का निकाले, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये आ गया। अपन ने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कॉमन क्या है इनके बीच में, इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 2 तो यहाँ है नहीं, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। 3 है, पर यहाँ 3 टाइम्स 3 है, यहाँ सिर्फ 1 टाइम्स है। तो अपन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, जो सब इनके बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन है। सबसे बड़ा क्या है, सिर्फ 1 की पावर में है, यहाँ 1 की पावर में है, तो अपन ने उसे ले लिया। तो यहाँ इन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 27 एंड 24 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये अपन ने एचसीएफ जान लिया। तो हमने एचसीएफ जान लिया, पर हमें अभी इस मेथड से एचसीएफ निकालना नहीं है, हमें किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मेथड से निकालना है। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मेथड से कैसे, हेल्प से कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है। सबसे पहले हमें लेमा को बारे में जान लेना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वो होता है, सपोज अपन को दिया गया है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं, 0 0 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अपन को दे दिया है ए और बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ए एंड बी क्या है अपने, ए एंड बी क्या है, सपोज 20 28 अपन ने ले लिया 28।
28 और 3 ले लिया। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q and r, है ना। a एंड b के लिए q एंड r एग्जिस्ट करता है, पर सेटिस्फाई क्या करता है, a इज इक्वल्स टू b q प्लस r। ये उसने लेमा ने ये प्रूफ करके निकाला हुआ है, बट हमें इसे प्रूफ नहीं करना है, हम सिर्फ जान लेते हैं क्या है ये, कैसे आया है। सपोज हमने लिया 28 को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 नाइन्जा होता है 27, बचता है कितना, 1। सो बेसिकली आप जानते हैं कि 28 क्या होता है, 28 हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 28 क्या होता है, डिविडेंड होता है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसे, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, आपने देखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देख लीजिए यहाँ डिविडेंड क्या है, 28 है, इज इक्वल टू डिविजर क्या है, 3 है, इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट अपना है 9 है, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। तो आप देखिए 3 9 जा 27 प्लस 1 कितना होता है, 28, 28 अपना आ गया। सो ये अपना क्या हो गया, एक तरीके से ये अपन ने अभी लेमा के बारे में पढ़ा, पर हम ये लेमा का यूज बहुत पहले से कर रहे हैं। ठीक, सो लेमा के बारे में आपने जान लिया क्या होता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आप जानते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, q जो है, q हो सकता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये कंडीशन है। r क्या होता है, r 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, बट b से हमेशा छोटा होगा। आपका जो ये डिविजर होता है, डिविजर से छोटा ही होगा रिमाइंडर, क्योंकि सपोज यहाँ पे हम सपोज एग्जांपल लेते, यही एग्जांपल अपन लेते हैं, 28 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं, 3, अपन 9 की जगह अपन अगर 8 लेते हैं, 3 8 जा 24, बचता है 4। बट ये अगर 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है ये, सो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक टाइम बढ़ा सकते हैं, 3 9 जा 27, तो बचता कितना है, 1 है। तो कभी भी डिवीजन करेंगे तो हमें कभी भी रिमाइंडर जो होगा वो डिविजर से बड़ा नहीं मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा, ये आपको याद रखना है ना। सो व्हाट, अब यहाँ से आपने ये अपने लेमा के बारे में जान लिया। अब आपको क्या जानना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये होता है कि हमने लेमा की हेल्प से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बट जो प्रोसेस, जो स्टेप्स यूज होंगे उसके बीच में, तो उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। सपोज हमें एचसीएफ निकालना है, पर हमें क्या है, सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से हमें एचसीएफ नहीं निकल रहा है, हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कई स्टेप्स आ रहे हैं, तो वो स्टेप्स प्रोसीजर्स को क्या बोलते हैं, हम एल्गोरिदम बोलते हैं। और डिवीजन क्या है, डिवीजन तो हमारा यही है, जो हमने डिवीजन का मेथड यूज किया है उसे क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। हम डिवीजन की हेल्प से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसे डिवीजन कहते हैं। तो ये आप लेमा के बारे में ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सपोज लेट्स टेक some example about q is equals to 0 and q is greater than 0. Suppose in this condition we will take 27 लेते हैं, 3 9 जा 27, r कितना आ गया, 0 आ गया। सो यहाँ r 0 आ गया। सपोज हम लेते हैं 29 लेते हैं, तो 3 9 जा 27 होता है, r कितना आया, 2 आया, r इज लेस देन b। सपोज हमें अगर अपन निकाल के देखते हैं q कैसे 0 आता है, सपोज हमने 5 ले लिया, इधर ले लिया 12, तो 12 0 जा 0, कितना बचा, 5। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 0 प्लस 5। ये भी एक कंडीशन है वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसी सारी कंडीशन है, ये आपको
एक जनरल नॉलेज के लिए था। मेन आपको क्या है, ये लेमा का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये चीज आप ध्यान दे दीजिए। अब हम क्या जानते हैं, कैसे हमें एल्गोरिदम का यूज करना है एचसीएफ निकालने के लिए। अपन दो बेसिक सा सिंपल सा एक एग्जांपल्स लेते हैं, दो बेसिक के सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने लिया, हमने पहला एग्जांपल लिया 455 एंड 42। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ ठीक है, आपको क्या बोला गया है, 455 का और 42 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बट किसका यूज करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम का। तो हमें क्या दिया है, इस हम हमारे पास क्या है, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेमा की हेल्प से हमें निकाल लेना है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बट एचसीएफ कब निकलेगा, जब तक हमारा आर इज इक्वल्स टू जीरो नहीं आ जाता है तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। जब तक हमारा आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तब तक हमें लेमा बार बार यूज करना है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को बार बार करना है, बार बार करना है। बट कंडीशन ये आ जाती है कि जो हमारा डिविजर हो जाता है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर हो जाता है वो डिविजर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो एट लास्ट जब आर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो जो डिविजर होता है वही बन जाता है हमारा क्या, एचसीएफ बन जाता है। सो ये आपको यहाँ करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। हम करते हैं इस सॉल्यूशन का स्टार्ट। सो हियर यू कैन सी दैट 455 is greater than 42, so you will write, लेट्स इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम अभी आपको बेसिक बेसिक सा एक नॉलेज दे देता हूं मैं कि कैसे आपको ऐसे में, हम मैं पूरे स्टेप्स को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ आपको इसे सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसे फटाफट एचसीएफ निकालते हैं। सो 455 को अपन ने लिख दिया इज इक्वल्स टू 42 इंटू, सो 455 डिवाइडेड बाय 42, ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि वन टाइम्स में जाएगा, तो ये हो गया 42। कितना बचा, 335। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन क्या है, वन है और रिमाइंडर कितना है, 35। रिमाइंडर आपको दिख रहा है, बी से बड़ा तो नहीं है ना, बी से बड़ा नहीं है, ये बी से कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। सो अब हम क्या करते हैं, डिवीजन को अपन यहाँ ले लेते हैं, आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो हम फिर से इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, लेमा के फॉर्मूले को। सो डिविजर जो है होता है वो अपना क्या, डिविडेंड बन गया, जो रिमाइंडर होता है वो क्या बनता है, डिविजर बन जाता है इनटू। सो हमें क्या करना है, 42 का निकालना है, तो 35 वन टाइम्स में जाएगा, तो 35 42 में से 35 जाएगा तो 7 बचेगा। सो इनटू क्वेश्चन कितना है, वन है, रिमाइंडर कितना है, 7। अगेन आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, सो हमें फिर से लेमा का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ हमें क्या करना है, डिविजर को अपने बना देना है डिविडेंड, और क्या होता है, रिमाइंडर को बना देना है डिविजर। सो इनटू 7 को 35 को 7 से डिवाइड करके दे, 7 5 जा 35 जीरो ना। सो इनटू 5, क्वेश्चन क्या है, 5 है, रिमाइंडर कितना है, जीरो। अब हमने देखा, अब हमने देखा कि जो रिमाइंडर था वो क्या आ गया है, जीरो आ गया है। सो अब क्या है, हमारा प्रोसेस यही स्टॉप हो जाता है। हमें क्या करना है, जो हमारा डिविजन होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा एचसीएफ बन जाएगा। सो एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज कितना हो गया, 7 हो गया। जो डिविजन होगा वो बन जाएगा हमारा एस, ये आपको याद रखना है। बट अब हमने क्या देखा, कि हमने क्या देखा कि हमें तो ये दिया था 455 42, बट जितने भी हमने निकाले हैं 42 35 35 7, सारे का एचसीएफ कितना आएगा, 7 आएगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन ना दिया होता, हमने देखा होता 42 और 35 का निकालना, तो हमने हमें ये भी स्टेप फिर से करना पड़ता, तो हमारा कितना आता, 7 आता। ये दिया होता तो भी हमारा 7 आता। तो आपने ये जान लिया कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद जितने भी स्टेप्स आपको मिलेंगे, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक जितने भी डिविजर डिविडेंड आते हैं, डिविजर डिविडेंड डिविजर डिविडेंड, वो सारों का एचसीएफ कितना होता है,
लास्ट वाले स्टेप का डिवीजर होता है ना। सो अब हम एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। उसमें क्या है, उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स को लिखेंगे, तो आपको ये क्या बेसिक नॉलेज हो जाएगा आपको कि किस तरीके से हमें स्टेप्स फॉलो करके अपने एग्जाम में हमें उसे सॉल्व करना। सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया फर्स्ट, ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन, 867 एंड 255। ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है सबसे पहले, यहाँ आप लिख सकते हैं हियर 867 is greater than 255. So using division lemma, for 867 as dividend and 255 as डिवीजन। ठीक है, अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमने लिख दिया 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, अब हम कर लेते हैं 867 डिवाइड बाय 255। हम देख रहे हैं कि अगर 2 टाइम्स जाएगा तो 4 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा 6 आएगा, 4 टाइम्स जाएगा 8 आएगा। तो 4 टाइम्स हम करके देखते हैं। 4 5 20, 4 5 28, 2, 4 2 8 9 10। ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम इसे एक बार 3 टाइम्स करके देखते हैं। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7, 765 आया। 765 यहाँ कितना हो गया अपना, 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, ये अपने 3 टाइम्स में किया था। यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। सो हमारा क्या निकल के आया, 102। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। आपने क्या देखा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ अपन को लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। सो क्वोशिएंट कितना है, 3 है, रिमाइंडर कितना है, 102। सो अपन ने क्या देखा हियर, r is not equals to 0, so we will again use division lemma for 255 and 102, 255 and 102। आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लिखना है डिविडेंड डिवीजन, कुछ चीजें आप मतलब अपनी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो दिया गया है एकदम आप उसको रट के गए, आपको वही लिखना है वही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी तरीके से आप स्टेप्स बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे उस हिसाब से बनाना है। बस आपको ये याद रखना है कि वो गलत ना हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ गए, आपको जो सही लग रहा है वही आपको लिखना है। ठीक, अब अपन ने क्या किया, 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 255 को अपन करके देखते हैं, 255 डिवाइड बाय 102। 2 टाइम्स करके देखते हैं, तो 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 204 आया। अब यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ बचा 5 हो गया, है ना। सो हम अब करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। अभी भी यहाँ आपने क्या देखा, हियर अगेन remainder is not equals to 0, so we will again use division lemma for, ये आपको पूरा स्टेप लिखना है, so we will again use division lemma for किसके लिए, 255। अब ऐसा, सॉरी, अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल स्टेप्स अपने तरीके से लिखना है, इसका मतलब सब आप स्किप करते गए स्किप करते गए, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप्स तो लिखना है पर बिल्कुल रटा हुआ नहीं, अपने तरीके से लिखना है। तो जितना आप अपने तरीके से लिखोगे उतना आपके लिए इम्प्रेसिव लगेगा वहां पे एग्जाम पे, है ना। सो
आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम क्या करेंगे अब, 102 और 51 को आप ऊपर करेंगे। सो लेट्स ट्राई वंस अगेन। 102 इज इक्वल्स टू 51, डिविडेंड हो गया, डिविजन हो गया, इनटू 102 को 51 से करेंगे, 51 वन जा 51, टू जा 2, वन जा 2, 2 5 जा 10, बचा कितना, जीरो। अब आपका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। तो क्वेश्चन कितना हो गया, 2, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। सो हियर r equals to 0, therefore the SCF of, क्या था अपना क्वेश्चन, 867 एंड 255 इज कितना है, 51। 51 कैसे आया, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब रिमाइंडर जीरो आएगा तब जो डिविजन होगा वो बन जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है। सो यहाँ आपका एचसीएफ तो निकल के आ गया। बट हमें एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब तक जितने भी डिविडेंड डिविजन होंगे उसके सारे के एचसीएफ, जो लास्ट वाला एचसीएफ निकल के आता है वही होता है। सपोज 255 102 102 51, सारे का एचसीएफ कितना आएगा। तो ठीक है, आपने ये अपने बेसिक आपने नॉलेज ले लिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी अपन मिस नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। पहले अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अभी अपन कर रहे हैं एचसीएफ के बारे में कर रहे हैं, तो अपन पहले वो कर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ये अपन को क्वेश्चन में दिया है ना। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, जो 616 मेंबर्स है उनको क्या करना है, 32 मेंबर्स बैंड मेंबर्स के पीछे मार्च करना है। ठीक है, इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो अगर 32 मेंबर्स लाइन पे हैं, तो जो जो आर्मी मेंबर्स है 616, उनको भी इनके पीछे ऐसे मार्च करना है। उनको ऐसा नहीं कि अलग से ये, ठीक है, ऐसे अलग से वो नहीं मार्च कर सकते हैं। जो बैंड मेंबर्स है उनके पीछे ही मार्च करना है इन लोग को। ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे उनको मार्च करना है ना। ये आपको ये पता चल गया। अब आप ये देखिए कि ये जो बैंड मेंबर्स हैं कितने हैं, मैक्सिमम बैंड मेंबर्स कितने हैं, 32 है। 32 कितने हैं बैंड मेंबर्स हो गए। ठीक है। अब जो 616 मेंबर्स हो गए वो 32 मेंबर्स के नीचे ही होंगे। तो अपन को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो अपनी वैल्यू आएगी, अपन को क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्क। तो ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 32 आएगी। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो क्या एलसीएम में 616 और 32 के एलसीएम में क्या 32 से कम कोई वैल्यू आ सकती है? नहीं। एलसीएम जो होता है हमेशा जो बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा आता है। ठीक है। एलसीएम कभी भी छोटे नंबर के आसपास आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये बड़ा नंबर इतना बड़ा दिया हुआ है, 32 से बहुत बड़ा दिया हुआ 616, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपको एलसीएम तो नहीं निकालना है। तो एलसीएम नहीं निकालना है मतलब एचसीएफ निकालना है। तो क्या होता है कि जैसे कि अभी आपको यहाँ दिया है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, तो आपको पूरे एचसीएफ के बारे में बताया गया है, तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ सिर्फ एचसीएफ निकालना है। पर अगर क्वेश्चन पेपर में देता है ये क्वेश्चन, और तब आपको यहाँ से तो क्लियर नहीं होगा कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है कि 1.2 का क्वेश्चन है ना। तब आपको क्या करना है, ऐसा आपको सोचना है, एक ट्रिक लगाना है आपको। इस तरीके का ट्रिक आपको क्या है कि मतलब हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर सपोज अपन को कोई क्वेश्चन दिया है, आपको दो तीन चीज दी हुई है ना, तो आपको कंफ्यूजन है कि मुझे ये निकालो कि ये निकालो, तो आप एक फटाफट फटाफट से आप एक एज्यूम कर लिए कि क्या मैं ये निकालूंगा तो क्या ये सही हो सकता है, क्या मैं ये निकालूं तो क्या ये सही हो सकता है। तो आपको दिख रहा है कि ये निकालूंगा तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तो मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो एचसीएफ निकालना है या तो एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम नहीं निकालना है तो आपको समझ में आ गया कि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो हम करते हैं इसका क्वेश्चन फटाफट से। ठीक।
सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या बोला है, अपन को समझ में आ गया 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। हियर वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आपने लिख दिया। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है, 616 बड़ा है, ये 616 is greater than 32, so the dividend is equals to 616 and divisor is equals to 32। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अब क्या करना है अपन को, बाय यूजिंग डिवीजन। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a is equals to bq plus r, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है ना। और इसमें वैसे भी कुछ याद करने लायक नहीं है, आप कभी भी कोई भी अपने डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड इधर आएगा, डिवीजर है ये, अपना क्वोशिएंट इधर आ जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर अपना ऐड करके आ जाएगा। ठीक, अब अपन को क्या करना है, 616 is equals to 32, 616 और 32 का आपको डिवाइड करना। तो अगर आप 2 टाइम्स करते हैं तो क्या वो 61 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो ये आ रहा है 64 आ रहा है। ठीक है, तो अपन करेंगे इसे 1 टाइम्स में, तो 32 आया, तो ये बच्चा 9, ये कितना हुआ, 5 में से 3 गए 2, 296 हो। ठीक है, अब अपन इसे 10 टाइम्स करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो अपन इसे 9 टाइम्स करके देखते हैं, 32 इंटू 9, 2 9 18, 27, 28, 288 आया, 288 से छोटा है। ठीक है, ओके, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 32 इंटू, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है 19 है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक, ये आ गया। अब अपन को यहाँ से दिख रहा है कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं। ठीक है, सो रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो अपन क्या करना है, हियर वी हैव टू फॉलो द अबाउट स्टेप्स। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, फिर से यही स्टेप फॉलो करना है ना। अबाउट स्टेप्स फॉर किसके किसके लिए, 32 एंड 8, 32 एंड 8 के लिए। ठीक है, अपन को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, चलो ये क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन में हटा दिया। अब अपन को क्या करना है, 32 इज इक्वल्स टू 8। ठीक, ये 32 और 8 का लेना है, 32 इज इक्वल्स टू 8, तो 32 8 कितने टाइम्स होगा, 4 जा 32 होगा, यहाँ आ गया क्या 0। तो अब क्या हो गया, 32 इंटू क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर कितना 0। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर जब 0 आएगा, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आया, जो आपका लास्ट स्टेप है रिमाइंडर 0 आया, तो उसमें एचसीएफ कौन सा होता है, एचसीएफ होता है जो डिविजर होगा। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है, जो
जो भी अपना क्या होता है, जो भी अपना लास्ट का जो एचसीएफ कब निकल के आएगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो डिविजर होगा वही अपना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हियर r is equals to 0, so the HCF of 616 and 32 is 8, ठीक। अब ये तो अपना निकल के आ गया, अब उनको क्या लिखना है, therefore the maximum, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ, so the maximum number of column in which the two army members can march easy, ठीक है। ये अपना आ गया, ठीक है। therefore the maximum number of column in which the two members can march is 8, ठीक। तो यहाँ से अपन को ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको मतलब ऐसे एज्यूम करके पहले देखना है कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। बाकी तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एचसीएफ निकालना था, ठीक है। अगर देखा जाए अपन को बोल दिया जाए एचसीएफ और 616 और 32 निकालना है तो आप तो तुरंत निकाल देंगे। बाकी अगर ये वर्ड प्रॉब्लम देता है तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। As I have told you before that I will, while doing question number 3, that I will not leave question number second. So here what the question is telling that, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. तो चलो इसमें ऐसा तो दे दिया क्वेश्चन, अभी अपन को पता है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है, बट इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम देन व्हाट यू विल डू दैट। सो हियर यू कैन, मतलब यहाँ आप क्या यहाँ आपको तो पता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, ये एक्सरसाइज 1.1 का है। बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पे आता है तो तब आप क्या करेंगे, एट दैट टाइम यू हैव टू सी दैट 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 क्या है, ये ये एक फॉर्मेट है। 6 को अपन क्या मान लेते हैं, डिविजर। q को क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन। 3 को क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर। ये किसी के तो इक्वल होगा, किसी के तो बराबर होगा, तो इसे मान लेते हैं डिविडेंड। So from this you can see that it is a format of Euclid's division lemma. A is equals to B Q plus R, ठीक, ये हो गया है ना। तो यहाँ से अभी तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, 1.1 का है, ठीक है। तो अभी अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ गया। तो अभी अपन को क्या करना है इसमें कि सपोज ये 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो अपन b की वैल्यू ऐसा लें कि वो 6 हो, ठीक। तो लेट a be any positive integer, ठीक। लेट a be any positive integer, पॉजिटिव और इंटीजर की बात हो रही है ना, पॉजिटिव। लेट a be any positive और इंटीजर, ठीक। एंड b is equals to 6, यहाँ b की वैल्यू अपन को 6 दिख रही है तो अपन ने क्या लिख दिया, b is equals to 6। एंड ऑल्सो, अब यहाँ क्या होगा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a is equals to b q plus r, ठीक। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा।
अब r की वैल्यू क्या होगी, अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो r की वैल्यू अगर यहाँ पर की लेस देन b है तो r की वैल्यू 0 से b तक क्या हो सकती है, 0, r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये r की वैल्यू अपनी आ गई। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, हियर वी कैन सी दैट r इज हियर द वैल्यू ऑफ r is 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, so putting the value of r and b in, ये अपन ने निकाला, इसको अपन देख देते हैं इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन r एंड b इन इक्वेशन 1, है ना। a तो a है, अपन ने a को तो यही माना है, तो a इज इक्वल्स टू, here what is the value of b, b is equals to 6, q की वैल्यू तो q ही है। ठीक है, q की वैल्यू q है, तो प्लस r की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ r, इट इज 6। सो अगेन वी विल डू द सेम थिंग, the value, second value is 1, so a is equals to 6q plus 1। In the same way we will write that a is equals to 6q plus 2। hmm. a is equals to 6q plus 3, a is equals to 6q plus 4, a is equals to 6q plus 1। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी वैल्यूज आ गई आर की, बी हर जगह कॉमन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है क्लियरली दैट व्हाट द क्वेश्चन हैज टोल्ड दैट ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स क्या होता है, ऑड मतलब जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, डिविजिबल ना हो। ठीक है, 2 से डिविजिबल ना हो, वो होता है ऑड इंटीजर। तो अपन को अभी देखना है, सपोज हियर इट इज गिवन दैट a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6q लिख सकते हैं। ठीक, एंड हियर व्हाट वी कैन राइट दैट 6q प्लस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 एंड कॉमन 2। ठीक, 6q प्लस 3 में कोई कॉमन नहीं होगा, 6q प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कॉमन होगा बट 3 कॉमन होगा ना, 2q प्लस 1 ब्रैकेट में 3, पर इसका कोई यूज नहीं क्योंकि अपन को चेक करना है कि कोई 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने का कुछ अपन को यूज नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 6q प्लस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 ब्रैकेट में 2, 5 को अपन कुछ नहीं कॉमन ले सकते। ठीक है, so from here you can see that 6q is divisible by 2, 6q plus 2 is also divisible by 2 and 6q plus 4 is also divisible by 2। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इवन हो गए। अपन को क्या निकालना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स निकालना था। ठीक है, अपन को पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स निकालना था, तो बचे कितने अपने पास, 6q प्लस 1 बचा, 6q प्लस 3 बचा, 6q प्लस 5 बचा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 5 3, 6q प्लस 5, ये सारे अपने जो बचे थे वो अपने निकल के आ गए, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, चलो अब अभी आपने इधर इतना तो समझ लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हियर 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 is divisible by 2। ठीक है, divisible by 2 ये तो आपको समझ में आ गया ना कैसे divisible होता है। ठीक है, divisible by 2, so it is even। ठीक है, ये even है, therefore the positive और इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में होगा, इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा,
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको प्रोसेस शो करना है वहां पे। So let's start with question number 5. And before going to question number 5, I want to tell you that question number 4 is also very similar to question number 5. So इसीलिए मैंने मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप किया है। एट लास्ट मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करना है। ठीक है, सो what the question has given that use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। ठीक है, ये अपन को दे दिया है। सो यहाँ पे तो क्लियरली दे रही है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना। ठीक है, सो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया था, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 ऐसा किया था। तो बी की वैल्यू अपन ने तुरंत क्या ले लिया, 6 ले लिया। सो आर की वैल्यू निकल के आ गई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या हम यहाँ बी की वैल्यू 9 ले सकते हैं? अपने क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो क्या हम क्वेश्चन में यहाँ अपने सॉल्यूशन में बी की वैल्यू 9 ले सकते हैं? ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। बट if you will take the value of b as a 9, so r will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। बट अगर हम इतने सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सारे का क्यूब भी निकालना है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी अपन को क्या करना है, बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्या अपना क्यूब जो होता है, 9 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में आता है। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 होता है, तो 3 × 9 हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, बी की वैल्यू को क्या लेंगे, अपन 3 ले लेंगे। ठीक, तो बी की वैल्यू 3 लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 1 एंड 2। ठीक, सो here we will start solution। हाँ, let a be any positive integer। ठीक है, let a be any positive integer and b is equals to 3। ठीक, by Euclid's division lemma, a is equals to b q plus r, where b is 3, b is equals to 3, so r is greater than or equals to 0, less than b। So r is equals to 0 1 2। r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0 1 2। So putting the value of r in the above equation, putting the value of r and b in above equation। ठीक, r की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है 3, q तो q है, r की वैल्यू 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू सेकंड वैल्यू कितनी 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, अपना यहाँ तक निकल के आ गए, है ना। सो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू डू द क्यूब। ठीक, अभी अपन को क्या करना है, क्यूब निकालना है। बाय टेकिंग क्यूब, taking cube on both the sides in above three equations, in above three, ठीक,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपन क्या करना है, अपन को क्या करना है, तीनों का क्यूब लेना है। सो पहले आप इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब अपन को क्या करना है, तीनों का क्यूब ले लेना है। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, जीरो तो हट जाएगा। 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब को क्या करते हैं, लिख सकते हैं 27 क्यूब क्यूब। ठीक। सो फ्रॉम हियर अपन को अब यहाँ से क्या चाहिए, अपन को 9 चाहिए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। ठीक। तो क्या हम इस 3 क्यूब क्यूब को m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया गया, अपन को यहाँ कोई फिक्स नहीं दिया, अपन को पॉजिटिव इंटीजर m की बात किया गया है ना। सो 9m, this is equals to 9m, where m is equals to 3 cube cube। ठीक। for any positive integer। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो अपना q होता है, क्वोशिएंट जो होता है, वो हमेशा कोई भी इंटीजर ही होता है ना, वो भी तो 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। सो m अपन क्या है, m क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर निकल के आ जाएगा। सो फर्स्ट वैल्यू अपनी आ गई, अपन सेकंड वैल्यू के लिए चाहते हैं, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक। तो अभी आपको a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना ये वैल्यू होगी। ठीक। अब अपन इसके सारे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 27 क्यूब क्यूब प्लस अपन 1 को बाद में लेते हैं, पहले अपन ये ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, 9 3 27, 27 क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, 3 3 9 प्लस 9 प्लस 9 क्यूब। ठीक है, एट लास्ट क्या है, 1। ठीक, ये हो गया, ये कॉमन लेता हूँ। सो अभी अपन यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या हम यहाँ से ऐसा कॉमन लें कि 9 बाहर आ जाए, 9 कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, तो 9 3 27 क्यू क्यू प्लस यहाँ क्या हो गया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, क्यू बचेगा, प्लस क्या हो गया, 1। तो अभी अपन को दिख रहा है 9 आ गया, 1 आ गया, अपना 9 आ गया, 1 आ गया, बीच में क्या बचा, m बचा। तो क्या ये वैल्यू हम m ले सकते हैं, हाँ ये वैल्यू को अपन m ले सकते हैं, जैसा कि अपन ने यहाँ किया, क्योंकि यहाँ क्या है, q पॉजिटिव इंटीजर है, ये तीनों में q है पॉजिटिव इंटीजर है, और जो 3 है वो तो ऑलरेडी एक इंटीजर है। तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लास्ट में जो m की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, हाँ होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर को अपन ऐड करेंगे तो निकल के आएगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही। सो 9m प्लस 1, where m is equals to 3 cube cube plus 3 cube square plus cube। ठीक है ना, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अपनी सेकंड वैल्यू भी निकल के आ गई। अब अपन इसी तरीके से अपना थर्ड वैल्यू के लिए भी अपन इसका क्यूब करेंगे। सो अगर आप यहाँ तक नोट कर लीजिए तो मैं इसे रख करता हूँ। ठीक है, अपनी दो वैल्यू निकल के आ गई।
So here we will take the third equation as a cube plus a cube is equals to 3q plus 2 का cube. So again we will use the formula a plus b का cube. 3q cube plus 3 into 3q square into b plus 3 into 3q into 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब. ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई. वी विल ओपन द ब्रैकेट, है ना. अभी अपन को अपना ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या होगा 27q क्यूब प्लस 3 3 से 9 9 इंटू 3 27q स्क्वायर और इंटू 2 भी है. तो 27 इंटू 2 कितना होता है, 2 7 जा 14, 2 टू 4 54 होता है. तो 27 की जगह अपन यहाँ क्या लिख देते हैं 54. सो फ्रॉम हियर 3 3 जा 9 एंड 2 टू 4 9 इंटू 4 है ना 36 क्यूब. ठीक, अब 2 का क्यूब 2 टू 4 2 जा 8 निकल के आएगा. अभी अपन को दिख रहा है कि हमारा 8 तो आ गया, अब अपन को 9m लाना है. तो अपन यहाँ से क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे. 9 कॉमन लिए, 9 सारे में से कॉमन आ जाएगा. यहाँ क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 54 में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3 इंटू 2 बचेगा, है ना. 3 टू जा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 9 में से 4 बचेगा क्यूब. ठीक है, ये अपना कॉमन आ गया प्लस 8. सो अगेन वी हैव गॉट 9 एंड 8. 9 और 8 अपना आ गया है और लास्ट में क्या है अपना वैल्यू कितना बच रहा है m निकालना है. तो 9m प्लस 8 क्या हम इसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू क्या होगी where m is equals to 3q cube plus 6q square plus q 4q for any positive integer, for m as any positive integer. ये अपना हो गया, है ना. तो क्या m अपना पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगा, हाँ, क्योंकि q जो है अपना q है वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि क्वोशिएंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा. और जो 3 6 4 ऑलरेडी अपना पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा अपना पॉजिटिव इंटीजर और तीनों का सम भी हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर. तो अपन उसकी जगह अपन ले लेंगे m. तो अपना क्या आ जाएगा 9m प्लस 8. तो 3 इक्वेशन थे अपने पास, 3 इक्वेशन थे, तीनों इक्वेशन के अपन क्यूब किए तो तीनों इक्वेशन में अपना वैल्यू निकल के आया 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8. अदर देन दैट कोई भी अपना वैल्यू नहीं निकल के आती. तो ये अपना क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया. ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना. तो अभी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 3m और 3m प्लस 1 अपन को सॉल्व करना है. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया. ठीक है, तो अपन को क्या करना है स्क्वायर, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ क्यूब बोला है, वहां क्या बोला है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ अपन को क्या करना है, अपन अपना 3 जो होता है किसी के स्क्वायर में आता है क्या, 3 का कोई स्क्वायर, 3 किसी के स्क्वायर, क्योंकि √3 का कुछ वैल्यू नहीं होता है. तो √3 की वैल्यू अपने कहीं नहीं आती है. तो अपन क्या करेंगे b को 3 ही ले लेंगे अपन, b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे. तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2. तो अपन अब इसका स्क्वायर कर देंगे. तो जिस तरीके से अपन ने
क्यूब किया था उसी तरीके से अपन स्क्वायर करेंगे, फिर उसी तरीके से अपन जो वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन क्या लेंगे, एम के फॉर्मेट में ले लेंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स एम के फॉर्मेट में ले लेंगे तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अपनी जो दो वैल्यू निकल के 0 आएगी, 1 आएगी, 2, यहाँ 3 वैल्यू पर यहाँ 2 वैल्यूज दी हुई है, तो अपनी जो दो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम हो जाएगी और एक वैल्यू अपनी अलग निकल के आएगी, तो तीन वैल्यू में से सिर्फ अपनी दो ही वैल्यू निकल के आएगी। तो अपना ये क्वेश्चन उस तरीके सेम सेम व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज द क्वेश्चन नंबर 4 इज, सो वी विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ।